गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का 5वां अध्याय आपके सामने है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी यानी कि नेचुरल वेजिटेरियन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक जो वनस्पति है, मृदा है, यह वनस्पति कितने प्रकार की होती है, मृदा कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है, भारत में ठीक है कितने प्रकार के जो है वन हैं, ये सब की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो पहले टॉपिक है ये है धरातल। क्या है? धरातल। तो इस पर गौर करिएगा। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इसका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इसका सिस्टम है कि लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसलिए यह देश संसार में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। अब यहां पर गौर करिए है कि भाई प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहा है। अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करेगा तो यहां पर आपने देखा कि लगभग 47,000 अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी कारण जो है हमारा जो देश है वह पूरे विश्व में 10वें स्थान पर रखता है अपना स्थान, और एशिया में अगर देखा जाए तो यह 4थे स्थान पर है। दूसरी चीज, भारत लगभग 15,000 फूलों के पौधे 6% होते हैं। कहने का मतलब कि भारत में लगभग 15,000 जो है वो फूल की प्रजातियां हैं, जो लगभग विश्व की कितना प्रतिशत है? 6% है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग आगे देखिए भूभाग क्या है भाई। धरातल पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि भूभाग। सबसे पहली चीज, ये जो भूभाग है यह उपजाऊ भूमि प्रायः कृषि की जाती है। भूभाग क्या होता है? देखिए भूभाग कई तरह का होता है, उबड़ खाबड़ भी है और कृषि योग्य भी है। तो थोड़ा हम लोग इस पे गौर करेंगे कि उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग तथा जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। कहने का मतलब जो धरातल होता है, जो भूभाग होता है, यह कई तरह का होता है। ऊंच नीच भी होता है, समतल होता है, कुछ जंगली टाइप का होता है, कुछ इसमें सिर्फ घास होती है। तो ये अलग ठीक है जो है सबके जो है इसमें प्रकार दिए गए हैं कि जो उपजाऊ भूमि होती है वहां हम कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं आगे। अब इसमें है मृदा। थोड़ा मृदा के बारे में जानते हैं। तो बेटा मृदा क्या है? तो भारत एक विशाल देश है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसका जो भूभाग है ये काफी विस्तृत है, क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी चीज की अलग अलग प्रकार की यहाँ मृदा पाई जाती है। तो भारत में बहुत सारी मिट्टी है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक है, और लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियां हैं। तो इसलिए भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है कि उसमें कुछ फसलें विभिन्न तरीके से होती है। जिसे आपने देखा होगा बलुई मिट्टी होती है, तो जिसकी जमीन जो है बलुई होती है वहां पर हम लोग मूंगफली का उत्पादन बड़े आराम से कर लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां की भूमि सिर्फ और सिर्फ विशेष वनस्पतियों के उपयोग के लिए आवश्यक होती है। अगर वह मिट्टी वहां नहीं पाई जाती है तो उस क्षेत्रों में वो जो है उस चीजों का उत्पादन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बेटा। देखिए अब जो है आते हैं हम लोग प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के चैप्टर में। इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोग जलवायु पे ध्यान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होती है, यह वनस्पति के लिए बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि आप कोई भी फसल अगर बो रहे हैं और उसमें बारिश का कोई भी मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो निश्चित रूप से आप कितना सिंचाई करेंगे और अपने फसल को उगाएंगे। इसलिए जलवायु का नम होना, बारिश होना, ये सब एक विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए ध्यान रखेगा कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल जो योग होता है उसे हम क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। ठीक ना? ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में तापमान क्या होता है? किसी भी फसल के लिए बेटा टेम्परेचर जरूरी होता है। तो ध्यान रखेगा तापमान होता क्या है? तो तापमान वनस्पति की विविधता को निर्धारित करता है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताओं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। तो इन चीजों को हम विशेष फोकस करेंगे। आइए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं।
अब सूर्य का प्रकाश, किसी फसल के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं किसी पौधे को अगर आप अंदर घर में लगा दीजिए, वहां प्रकाश नहीं जाए तो जो है वो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रकाश ज्यादा समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में तेजी से वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट में वर्षण क्या है भाई, थोड़ा इस पर गौर करिएगा आप। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि जहां वर्षा कम हो रही है वहां वन विरल रहेंगे, और जहां वर्षा ज्यादा हो रही है वहां वन कैसे रहेंगे, सघन रहेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, वन मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सभी लोग जानते हैं कि वन जो होता है वह मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है पौधे जो है, पौधों से ही जो है हम लोग क्या करते हैं, दिन में पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसलिए वृक्षों का भी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोग कहते हैं कि अगर वातावरण शुद्ध रहेगा तो मानव का जीवन भी स्वास्थ्य से सही रहेगा, अर्थात उसे तरह तरह की बीमारियों का जो सामना करना पड़ता है उसके सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। अगर शुद्ध वातावरण में रहेगा तो वह सुखी रहेगा, और दूषित वातावरण में रहेगा तो वह अनेक बीमारियों से जकड़ सकता है। तो इसलिए वन जो होते हैं यह हमारे जो है इस भूमिका में भी निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट में स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं कौन, वन। आपने देखा होगा कि पानी को रोकने के लिए, ठीक है, उनके कटाव को रोकने के लिए जगह जगह वन लगाए जाते हैं, जिससे इनकी जड़ें जो होती हैं पूरा वो मिट्टी को एकदम बांध के रखती हैं, और इसलिए जो है वहां से कटाव नहीं हो पाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि बहुत से उद्योग के जो आधार हैं कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग वनस्पति के प्रकार। आइए देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी वनस्पति के प्रकार हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा, वनस्पतियों का जो प्रमुख प्रकार है और प्रमुख जलवायु है, ये परिस्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को विभिन्न प्रकार में विभक्त करती है। अर्थात ये जो वनस्पति है यह कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं, इन सभी वनों को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला वन है वो आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो इनका बंटवारा किया गया है, इन्हें विभाजित किया गया है, उसमें पहला आपका आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा आपका आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये 2 नंबर पे हो गया। तीसरा आपका है उष्णकटिबंधीय कंटीले तथा झाड़ियाँ, अर्थात जो कटीले होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, इन सबको भी इसमें रखा जाता है। इसके बाद आता है पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट में आपका है मैंग्रोव वन। तो आपने देखा कि कुल यहाँ पर 5 प्रकार के जो है वनों का जिक्र किया गया है। अब हम लोग एक एक करके सबका विस्तार कर लेते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला आप लोग का क्या हो गया भैया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पे पहले आते हैं। ये कैसे वन होते हैं, ध्यान रखिएगा, यह उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां वार्षिक वर्षा जो है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय वन वहां पाए जाते हैं जहां कम से कम वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और उसके बाद कुछ समय के लिए वहां का शुष्क ऋतु हो जाए। तो ऐसे में ये वनों का, ठीक है, वहां पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट में इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब इनके समय में, ठीक है, जो ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं यहाँ पर जो वनों की लंबाई होती है यह 60 मीटर या इससे ज्यादा की ऊंचाई वाले होते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जो व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जैसे आबनूस, ठीक है, इसको एबोनी भी बोलते हैं। दूसरा है महोगनी, इसका भी नाम सुना होगा आपने। उसके बाद है रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, जिससे आप जानते हैं सिनकोना का नाम बहुत फेमस है। ठीक, ये सब क्या है, ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है दवाई बनाई जाती है। यहाँ पर सिनकोना से, ठीक, आप जानते हैं, तो इसलिए ये सब व्यापारिक दृष्टि से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण वन है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं वनस्पति के प्रकार में। अब देखिए, जो वनस्पति का प्रकार अभी हमने देखा था कि कौन कौन से वन हैं,
तो उन वनों का अध्ययन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस पे क्या खासियत है, किस वन को हम कहते हैं, कैसे इनका ठीक है जो है विशेषता है, उस पर गौर करिएगा। सबसे पहली चीज कि भारत में ये वन जो है ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब अधिक से अधिक जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। दूसरी खास बात बेटा कि इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है। दूसरी खास बात कि यह उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वार्षिक होती है। मतलब हर साल में अगर वर्षा की बात की जाए तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा होती है, उसी जगह यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरी चीज, इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो होता है वह शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कहने का मतलब कि यह जो उष्णकटिबंधीय वन होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती, तो ये जो है 6 से 8 सप्ताह के अंदर अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो प्रकार के हैं, पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। देखिए अब आ गया कटीले तथा झाड़ियां, मतलब जो कटीले वन है और झाड़ियां है उस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो क्षेत्र है यानी कि यह वन जो है यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होगी वहां पर ऐसे वन पाए जाते हैं। जैसे ठीक है अकासिया है, खजूर है, खजूर को पाम भी बोलते हैं, यूफोराबिया है तथा नागफनी है। ठीक है, यह सब क्या है? यह सब जो है एक कटीले वन में होते हैं। आपने देखा होगा भाई कटीले में नागफनी तो देखा ही होगा कम से कम, जब नागफनी को देखा होगा तो उसमें कांटे होते हैं, देखा होगा आपने। ये सब जो है इस वन में आते हैं। अब उसके बाद इनकी जो जड़ होती है वो बहुत लंबी होती है और जल की खोज में चारों ओर फैली होती है, अर्थात इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और जल की तलाश में यहाँ वहाँ पूरी तरह से फैल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं पर्वतीय वन में। भाई क्या है उस पर गौर करिएगा। देखिए पर्वतीय वन में सबसे पहले हम लोग उत्तरी पर्वतीय वन का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? उत्तरी पर्वतीय वन का। यहां पर ध्यान रखिएगा कि 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे पूर्वोत्तर भारत की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई में जो है जैसे पूर्वोत्तर भारत की जो ऊंची ठीक पहाड़ियां हैं या फिर जो है पश्चिम बंगाल है, बिहार है या उत्तराखंड का जो हिमालयी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है ठीक ना कैसे वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरी खास बात बेटा कि जहां पर 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई के बीच शंकुधारी जो है वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरी खास बात कि प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का जो स्थान होता है, इसका अल्पाइन जो है ये अपना स्थान ले लेती है, अर्थात अल्पाइन वनस्पति इसमें शामिल हो जाती है, इसमें अपना स्थान ले लेती है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब दूसरा देखिए उत्तरी तो हम लोग पढ़ लिए बेटा, अब आता है दक्षिणी पर्वतीय वन। इस पर गौर करिएगा, जो दक्षिणी पर्वतीय वन है इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये जो वन है ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ठीक होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। अब इसके भी 3 भागों में मिलते हैं। कौन कौन से ये भाग है? पश्चिमी घाट है, विंध्याचल है और नीलगिरी ठीक है पर्वत श्रृंखला है। कहने का मतलब कि जो दक्षिणी जो है पर्वतीय वन है यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो है 3 भाग मिलते हैं। पहला भाग पश्चिमी घाट है, दूसरा है विंध्याचल और तीसरा है नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट में ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय ठीक है उस उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनका समुद्र तल से ऊंचाई कितना होता है? 1500 मीटर होता है। कितना होता है? 1500 मीटर होता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं मैंग्रोव वन में। अब मैंग्रोव वन को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंग्रोव वन है इस पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए हर के बारे में सिर्फ जितने वन आपको मैंने अभी बताया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ठीक न, कटीले और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन ठीक, इन सारे वनों को एक बार हम लोग देखेंगे और देख करके उसके बाद तब हम लोग ठीक इस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंग्रोव वन है
ये किस प्रकार का होता है, इस पर गौर करिएगा। दूसरी खास बात कि यह वनस्पति जो होती है यह तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां पर होती है। ये बात समझ गए कि मैग्रोवन कहाँ होता है, तो यह जो है तटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे समुद्र किनारा है, ठीक ना, तो वहां पर जो है उसके तट पर जो है जहां ज्वार भाटा आता है यहां पर ये ऐसे बन पाए जाते हैं। और यह संसार का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि भाई ज्वार भाटा तो ठीक है बाहर तो आएगा नहीं, खाली स्थान पे आएगा नहीं जहाँ पानी नहीं रहेगा, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो वहां पर जो तटवर्ती इलाका है वहीं पर ये मैग्रोवन पाए जाते हैं। और ये संसार की सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वनस्पति है। अब मैग्रोवन जो होता है यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। आप जानते हैं कुछ नदियां एस्चुरी बनाती हैं और कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो जो डेल्टा वाला भाग होता है, जैसे इधर का अवसाद लेकर के कहीं बीच में जमा करती हैं, जब जमा करती हैं तो वह एक भूभाग बन जाता है, डेल्टा वाला भाग, ठीक ना। और उसी में जो है ऐसे जो है मैग्रोवन पाए जाते हैं। और जब पाए जाते हैं तो उस चीज को आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अब आते हैं हम लोग वन्य प्राणी में। किसमें आते हैं बेटा, वन्य प्राणी में। इस पर ध्यान रखिएगा कि देश में लगभग 2000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं बेटा, पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है, वर्ड। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि देश में लगभग 2000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। यह कुल संसार का 13% है। कितना है भैया, जब 2000 प्रजाति यहां पर है तो संसार की यह 13% है, ठीक है। अब यहाँ मछलियों की, ठीक है, 2546 प्रजातियां हैं। ये ध्यान देना है भाई, हम मछली कितनी प्रजाति है, तो 2546 प्रजाति है, जो संसार की लगभग कितना है भैया, 12% है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, तो आप कह दीजिएगा 2000 प्रजातियां हैं। और पूछ दिया कि ये पूरे विश्व का लगभग कितना % है, तो आप कह देंगे 13% है। अब आपसे पूछेगा कि मछलियों की कितनी प्रजातियां हैं, तो आप कह देंगे 2546 है। ये पूरे विश्व का कितना % है, तो आप कह देंगे कि ये लगभग 12% है। अब आते हैं भारत, ठीक है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाली कुछ निम्नलिखित पादप हैं। जैसे क्या दिया भाई, ये दिया है स्पर्गंधा, जामुन, अर्जुन, ठीक है, बबूल, नीम, तुलसी पादप और कचनार। ये आपको दिया गया है कि इतने जो है ऐसी जो है जड़ी बूटी, मतलब ऐसे पौधे हैं कि जिस पौधों को जो है हम किसमें यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अपने काम के लिए, अर्थात ये कह सकते हैं कि औषधि के रूप में होता है यूज। क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसी को भी हम लोग अपने चाय में डाल के पीते हैं। नीम का जो पत्ता होता है इसको भी कभी कभी, ठीक है, हम लोग गर्म करके और उसके बाद उसको कहीं अगर चोट लगी है या कहीं, ठीक है, तो उस पर रख करके उसको पैर में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं। बहुत सारी यूज के लिए ये औषधि के रूप में यूज होती है। आप ध्यान रखिएगा, भारत जो है ये संसार का इकलौता देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, भारत संसार का एकमात्र देश है। दूसरा, भारतीय शेरों का प्राकृतिक जो वास है ये गुजरात के गिर जंगल में है। यानी कि गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको गुजरात में, वहां पर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एशियाई सिंह, ठीक है, और जगह कहीं नहीं है, बस ये भारत के गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एशियाई सिंह, ठीक ना। इसलिए हम लोग इसकी देख रेख भी करते हैं कि ताकि इनकी प्रजातियां हमेशा जो है रहें, विलुप्त ना हो। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, इधर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, तो इस पर गौर करिएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका असंतुलन क्या है, उस पर गौर करना है। तो बेटा पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसके असंतुलन का जो मुख्य कारण है, यह लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। कहने का मतलब, पारिस्थितिकी में आप जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के सिस्टम से जुड़ा होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर शेर है तो उसको मांस ही चाहिए, ठीक। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना एक भोजन श्रृंखला है। जब एक भोजन श्रृंखला है तो इसलिए जो है शेर अगर मर जाएगा तो क्या, लेकिन घास तो खाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं से उसको मांस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मांस की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ऐसे में जो है कुछ लोग स्वयं जो है जानवरों को मार करके खा जाते हैं। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी से इसका असंतुलन बिगड़ता है, यानी कि वो संतुलित नहीं रहता। अगर एक सिस्टम में रहेगा तो संतुलित रहेगा,
तो इसलिए आपने यहाँ देखा कि जो लालची व्यापारी होते हैं वो अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार कर लेते हैं, जिससे इसका संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। दूसरी चीज, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई का पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखेंगे जो कुछ प्रदूषण भी ऐसा होता है कि जिसके वजह से वहाँ का क्षेत्र जो है वो बिगड़ जाता है, और वहाँ पर जो है ये सिस्टम मतलब कुछ जानवर अपने आप मर जाते हैं। हम कह रहे हैं अगर प्रदूषण ज़्यादा रहेगा, कुछ रोग फैल जाएगा, तो उसके बाद कुछ जानवर अपने आप मरने लगेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि किसी जानवर को अगर लेना है तो भाई ये रोग फैल गया, कुछ रोग कुत्ते में फैलता है, कुछ शेरों में आ गया, कुछ बिल्लियों में आ गया, कुछ ठीक है मुर्गियों में आता है। तो ऐसे में ये भी उनके लिए क्या है, यह जो है असंतुलन का एक रीजन है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं भारत में वन्य प्राणी संरक्षण पर। इस पे आते हैं भारत में वन्य प्राणी संरक्षण पर, तो उस पर गौर करिएगा। आइए देखते हैं। अब भारत में जो वन्य प्राणी संरक्षण है इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली खास बात बेटा कि जो शेर का संरक्षण है, गैंडा का संरक्षण है, भारतीय भैंसा संरक्षण है तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि सुरक्षा के लिए शेर का भी संरक्षण स्थान है, भैंसा का भी है, ठीक है, गैंडा का भी है। आप जानते हैं काजीरंगा जो असम में पड़ता है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह जो है गैंडा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गैंडा के लिए फेमस है। और अभी हमने आपको बताया कि जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह एशियाई सिंह के लिए फेमस है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एशियाई सिंह का संरक्षण किया जाता है। और उसके बाद काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है, यहाँ पर गैंडा जो होता है यह उसके संरक्षण के लिए। तो इस तरह से कई जानवरों के लिए अलग अलग, ठीक है, सफ़ेद हाथी के लिए, भैंसा के लिए, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं जगह जगह सरकार के द्वारा इनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अब ध्यान रखिएगा, देश में 18 जीव मंडल जो है ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जहां ठीक स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानुष, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, ठीक है, और अचनकमर, अमरकंटक की गणना में संसार के जीव मंडल में ठीक की गई है। ये आरक्षित क्षेत्र में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि देश का जो 18 जीव मंडल है आरक्षित क्षेत्र है, यह स्थापित किया गया है। और इसमें जो है ये प्रमुख रूप से कौन कौन है भाई? 10। इसमें सुंदरबन है, और नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, ठीक है, नौक्रेक है, ग्रेट निकोबार है, और उसके बाद सिमलीपाल है, मानुस है, पंचमढ़ी है, ठीक, और उसके बाद अचनठिक यानी कि अमरकंटक है। यह सब संसार के जो है जीवमंडल में रखा गया है। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, 103 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं? 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वन्य प्राणी हैं, अभय, ठीक है, अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दूसरी खास बात कि 1992 ईस्वी में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, जीव मंडल नीचे, ठीक है, इस पर गौर करिएगा। देखिए जीव मंडल नीचे का भैया यहाँ पर क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर उद्देश्य जो है पहला है संरक्षण प्रदान करना। मतलब किसी भी जानवर को अगर आप संरक्षित करते हैं तभी आप उसके अगली प्रजाति की उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इसकी अगली पीढ़ी जो है वह रहेगी। अगर एक प्रजाति का एक जानवर है, आपने उसको संरक्षण नहीं दिया तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। उसे कोई रोग होगा और उसका इलाज नहीं होगा, वो मर जाएगा, और मर जाने के बाद जो है फिर वो प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका जरूरी है संरक्षण, तभी इसका विकास संभव है, और इसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। 3 चीजें इसमें आवश्यक होती हैं। अब ध्यान रखिएगा, भारत का जो 18 जीव मंडल है इसमें से 10 जीव मंडल मैंने कहा कि नीलगिरी, नंदा देवी, ये तो आपको बता चुका हूं। इसमें जो है बस ये देखना है कि यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये जो 10 मंडल आपको मैंने बताया है यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, इस पर गौर करना है आपको, ठीक है। ठीक, अगर पूछेगा कि भारत का कितना जीव मंडल जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप बोलेंगे 10 मंडल ऐसा है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है।
तो ये बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना अध्ययन कर लिया और इसको पूरा हर प्रकार के वन को देखा और हर प्रकार के ठीक है जो है कि इसमें कौन कौन से जीवमंडल है, किसका क्या संरक्षण है, इन सब का अध्ययन किया। उम्मीद है कि ये चैप्टर भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज में बस इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।